Hello everyone, welcome back to our new video from the chapter The Age of Industrialization and welcome you all our YouTube channel that is Nagin Group of Studies। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो था जो कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज से रिलेटेड था उसके पार्ट को कंप्लीट किया था। अब नाउ हम आज इसके सेकंड पार्ट को इस अगले वाली वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीछे हमने जैसे पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा था कि कॉटन और जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज में और उन किस तरीके से इनमें सारे के सारे टेक्निकल चेंज या उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंजेज आए थे, और कैसे हमारा जो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था बेटा उसने हमारे जो इम्पेक्ट किया था किसके एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील कंपनीज को। 1840 से लेकर 1870 तक जो हमारा रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था, उस रेलवे के एक्सपेंशन ने जो डिमांड थी बेटा आयरन एंड स्टील की डिमांड, उसको क्या कर दिया था बेटा, इंक्रीज कर दिया था, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा था। वो हमारा जैसे कि आपको पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज था वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हम पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज का फाइनल और लास्ट पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले वाली क्लास में जो हमने देखा था पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में हमने ये बात कंप्लीट की थी कि किस तरीके से जैसे जैसे ईयर बीतते गए रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, जैसे कोलोनाइजेशन भी आपको पता है उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, और जैसे 1840 से लेकर 1870 तक रेलवे के एक्सपेंशन ने किस तरीके से जो कॉटन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता था बेटा, कॉटन के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको सेकंड नंबर पे शिफ्ट कर दिया था, और फर्स्ट नंबर पे बेटा जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया था एक्सपोर्ट बेटा, उसको डबल कर दिया था, देखिए वो आयरन एंड स्टील के एक्सपोर्ट को बेटा। तो इसी प्रकार आज हम पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अगर इससे रिलेटेड बेटा आपको इससे पहले पार्ट को प्लीज जरूर देखें ताकि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज के पार्ट वन में क्या आता है, उसके बाद आप सेकंड को उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज का, दैट इज पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन पहले बच्चों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले पार्ट वन को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और उसी के साथ चीजों को आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से उसके बाद अगर सफल नहीं होंगे बेटा तो आपको पार्ट वन में ये पता लगेगा कि इंडस्ट्रियल चेंज के लिए रीजन क्या क्या होते हैं और कैसे इकोनॉमिक चेंज जो होते हैं मार्केट में और जिसकी वजह से पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में किस तरीके से बदलाव आता है, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। टेक्सटाइल वाज ए डायनेमिक सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पढ़ने से पहले आपको डायनेमिक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है बेटा। डायनेमिक सेक्टर क्या होता है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको डायनेमिक सेक्टर बोलते हैं बेटा। देखो एक ऐसा सेक्टर बेटा जिसमें जो टेक्नोलॉजी है ना बेटा, जैसे टेक्निकल नॉलेज होती है बेटा, उन सब चीजों को वो इस्तेमाल करता, उन सब चीजों को यूज करता हो बेटा। और जो सर्विस का जैसे गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, भाई सेक्टर जिसमें टेक्निकल जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी है एग्जिस्ट करती है जो बेटा उसका इस्तेमाल होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में बेटा, और उसमें एबिलिटी है बेटा उसको मास्टर करने की, उसके अंदर एबिलिटी भी है, तो उसको डायनेमिक सेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब भाई एक अच्छा सेक्टर है जिसमें सारे के सारे हमारी जो टेक्निकल नॉलेज है बेटा उसके पास एबिलिटी है। उसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मैं कंप्लीट करके समझाता हूँ आपको। एबिलिटी टू मास्टर and use technical knowledge in the service of commercial goals that involve working with people बेटा। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। देखो एबिलिटी टू मास्टर, इसका मतलब क्या मतलब बेटा, मास्टर करने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप टेक्निकल जो चीजें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द सर्विस ऑफ कमर्शियल गोल्स हैं जो आपके बेटा, इन द सर्विस ऑफ कमर्शियल गोल्स का मतलब क्या होता है, वही आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको करना है, उसके साथ साथ आपको डिमांड को कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आपकी सप्लाई और डिमांड किस तरीके से मार्केट में रोल प्ले कर रही है बेटा, उन सब चीजों को करना है बेटा। ये सब चीजें आपका अगर सेक्टर कर सकता है तो अब आपके सेक्टर को आप क्या बोलते हैं बेटा, आप डायनेमिक सेक्टर बोलते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ बेटा, उस टाइम पे जो टेक्सटाइल था बेटा वो एक ऐसा सेक्टर था, वो एक डायनेमिक सेक्टर था, बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट बेटा वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स बेटा। इन सब चीजों को समझने के लिए जिसने लास्ट की वीडियोज को अटेंड किया होगा वो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ गया होगा कि यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है, कि जो हमारी जो आउटपुट है बेटा वो सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा उनका, लेकिन
लेकिन वो आउटसाइड द फैक्ट्रीज में उनका प्रोडक्शन हो रहा है जो कि डोमेस्टिक यूनिट से बेटा। तो इसका मतलब क्या था बेटा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आपको मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया था, तब आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये बताया था कि जो सारे के सारे काम होते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री के आने से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका एग्जिस्ट करता था। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि वहां पे एक मान ले कोई भी क्लोथियर है बेटा, वो सबको हायर कर लेता था और जितने भी स्टेप्स होते थे बेटा जो आपके इससे रिलेटेड है, वो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग छत के नीचे होते थे बेटा। कहीं पे स्विनिंग हो रहा है, कहीं पे आपका जब मतलब सारे के सारे काम जो है बेटा, आपकी स्पिटिंग है, सारे के सारे काम है जो इससे रिलेटेड है बेटा, स्पिनिंग है, ये सारे के सारे जो काम है अलग अलग जगह पर होते थे। तो इस तरीके से जो हमारा ये टेक्सटाइल का कारोबार था, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड भी था और ये डोमेस्टिक भी था। इनको डोमेस्टिक मतलब कोई आपका बड़े लार्ज स्केल पर यूज ना करके इसका स्मॉल स्केल पर भी यूज होता था। तो उसी तरीके से जो टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर होने के साथ साथ बेटा इसका आप डोमेस्टिक यूनिट्स में भी फैक्ट्रीज के अलावा भी इसका प्रोडक्शन होता था, जो कि आपका कंट्री साइड्स में आप बोल सकते हो कि अलग अलग छत के नीचे सारे के सारे काम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करके करते थे। तो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करना, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही होगा, वो कि एक वाइज डिसीजन होगा कि यहाँ पे हम ट्रेडिशनल बोलें, कि जहाँ पे लोग यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल ना करके, टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल ना करके, अपने ट्रेडिशनल चीजों का इस्तेमाल करके डोमेस्टिक यूज में डोमेस्टिक पर्पजेज के हिसाब से भी इन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे थे बेटा। लेकिन अब ये बात सोचने के लायक थी कि डायनेमिक सेक्टर भी है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो रखे हैं, उसके बावजूद जो आउटपुट आपकी आ रही है बेटा, लार्ज पोर्शन जो आउटपुट का आ रहा है बेटा, वो फैक्ट्री से नहीं आ रहा बल्कि आपकी डोमेस्टिक यूनिट से आ रहा है, जिससे वो ये बताना चाहता है। थर्ड, अब जैसा कि आपको पता है फर्स्ट और सेकंड के बारे में हमने जो इसके रिलेटेड है वो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इसीलिए आपका जो सेकंड पेज है बेटा वो थर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना है बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए आप इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी, जो कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, दैट इज पार्ट नंबर 1 है, वो आप इसके पार्ट नंबर 1 में देख सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए, the pace of change in the traditional industries was not set by steam powered cotton। अब देखो स्टीम इंजन, बेटा स्टीम पावर्ड कॉटन का मतलब क्या होता है, देखो अब देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गए थे, जैसा कि आपको सबको पता है, अगर नहीं भी बताता हूँ बता देता हूँ। 1712 में 1712 में बेटा थॉमस न्यू कॉमन ने बेटा स्टीम इंजन की मतलब वो कहती है बेटा आविष्कार किया था, उसको डिस्कवर्ड किया था। मैं एक बार वो रिपीट करता हूँ, 1712 में थॉमस न्यू कॉमन ने बेटा उनका क्या किया था बेटा, उसका आविष्कार किया था। तो उस टाइम पे जो स्टीम पावर्ड कॉटन है बेटा, जो सारे के सारे काम है बेटा मशीनों के द्वारा होते थे, जो कि मशीन मैकेनाइजेशन हो गया था, तो उसमें इंजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनमें क्या आ गए थे बेटा, अब उन इंजन को मॉडिफाइड कर दिया गया था। अब उसका एक सिर्फ एक ही जगह पे एक ही सिंगल पर्पज के अलावा बेटा स्टीम इंजन का अब ज्यादा मल्टीपर्पज के हिसाब से भी कार्य होना स्टार्ट हो गया था। तो मेटल इंडस्ट्रीज में बेटा देखो, द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, बेटा ट्रेडिशनल में नीचे फिगर में देख रहे हो बेटा, आपको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे। एक फिगर में आप दिखेंगे आपको जहाँ पे बिल्कुल टोटली मैकेनाइजेशन हो गया, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है बेटा, तो ये फैक्ट्रीज की बात थी। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, जो कि मैंने लास्ट लास्ट ही वर्ड हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज डोमेस्टिक यूनिट्स हमारा लास्ट था बेटा, जो कि फैक्ट्री से दूसरी जगह इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता था, डोमेस्टिक यूनिट्स में होता था। तो वहां पे ये जो आपके ट्रेडिशनल जो आपके यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, इनका डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल होता था। डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल आपका कंट्री साइड में होता था और इसके द्वारा ही कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता था। सो द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय, तो इसको जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो पेस ऑफ चेंज जो हुआ बेटा इसके अंदर, वो स्टीम पावर्ड कॉटन का या मेटल इंडस्ट्रीज का नहीं हुआ,
बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब बेटा है लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ बोलते हैं बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट की एक ऐसी कंडीशन होती है या तो उसमें बहुत ही कम ग्रोथ हो या बिल्कुल लिटिल ग्रोथ हो, ऐसे वर्ड को हम स्टैग्नेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टैग्नेंट के वर्ड को समझना है, तो जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। तो इससे आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि कॉलोनियल रूल में जब था बेटा तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे रॉ मटेरियल को क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो थी बिल्कुल क्या थी, स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या थी, मतलब बिल्कुल ना तो कोई ग्रोथ हो, या तो ऐसा बोल सकते हो, या बोल सकते हो बिल्कुल लिटिल, बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल लिटिल ग्रोथ है, ऐसा बोल सकते हो। तो अब देखो ट्रेडिशनल के कारण पेस ऑफ चेंज तो हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ट्रेडिशनल में ही चेंज हो रहा है। जो स्टीम पावर्ड कॉटन है मेटल इंडस्ट्री में तो कोई चेंज आया ही नहीं था बेटा। तो ऐसा नहीं है, इनमें भी चेंज आया था, इंडस्ट्रियल चेंज इनके अंदर भी हुआ था, पेस इनके अंदर भी आया था। तो इस तरीके से इन्हें बताया है द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो चेंज आया था वो स्टीम पावर्ड कॉटन के कारण नहीं, ना कि मेटल इंडस्ट्रीज के कारण आया था। क्योंकि स्टीम पावर्ड कॉटन में किसका इस्तेमाल, स्टीम इंजन का, मशीनों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बट दे डिड नॉट रिमेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटायरली स्टैग्नेंट थे, कि उनमें कोई ग्रोथ हुई ही नहीं थी। उनमें भी बेटा ग्रोथ हुई थी, और आपके जो स्टीम पावर्ड कॉटन है या फैक्ट्रीज में भी बेटा पेश होना स्टार्ट हो गया था, और उसमें भी चेंज आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है आपका। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो दो फिगर दे रखे हैं बेटा, जो राइट हैंड साइड में दो फिगर है जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, ये तो आपका डोमेस्टिक पर्पज से रिलेटेड है। और साइड में जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है ये आपका किससे रिलेटेड है बेटा, फैक्ट्री से रिलेटेड है। Ordinary and small innovation were the basis of growth in three the नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। देखो आप सबसे पहली बात तो मेरे को एक ये बताइए बेटा, अगर मैं आपको बताऊं ना 1800 तक क्या हो गया था कि जो हमारा क्वार्टर, जो क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, क्वार्टर का मतलब होता है कि अगर हम पूरा एक की बात करें तो उसका एक चौथाई हिस्सा जो होता है, मतलब फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम वन फोर्थ पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एक चौथाई। तो जैसे देखो 1712 में जैसे थॉमस न्यू कॉमन ने क्या किया बेटा, स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। अब स्टीम इंजन का इस्तेमाल अगर आप देखें तो इसमें मॉडिफिकेशन हुए, तो उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज हुआ। तो 1800 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में लगभग क्वार्टर ऑफ कॉटन ऐसा था बेटा जो प्रोसेस्ड किया जाता था स्टीम पावर के द्वारा, स्टीम इंजन के द्वारा उसको प्रोसेस्ड किया जाता था। अब उसमें कुछ भी था बेटा, मशीनों से रिलेटेड, उसमें निटिंग थी या आपकी स्पिनिंग थी, कुछ भी हो सकता है बेटा। और यहाँ पे इसने बोला ना कि नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है, देखो मैकेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जो यूज करते हैं बेटा मशीन का कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको मैकेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन दी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। तो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में हम उनका इस्तेमाल करेंगे कि ऐसी वस्तुएं बेटा जिनमें मशीनों का इस्तेमाल ना होता हो, तो ऐसे सेक्टर्स को नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर से बोलेंगे। द सेक्टर इन विच द प्रोडक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द मशीन्स, दैट सेक्टर इज नोन एज नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर जो होता है बेटा उसमें मशीन का यूज तो नहीं होता, लेकिन उसमें मशीन के अलावा बेटा उसमें प्रोडक्शन उसमें भी होता है। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ऑर्डिनरी और जो स्मॉल इनोवेशन थे बेटा जो, वो हमारे क्या थे, वर्दा बेसिस थे, हमारा क्या थे बेटा, बिल्कुल बेसिस थे किसके ग्रोथ का बेटा, द नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर का। सच है जब वो क्या क्या थे, नंबर वन आता है बेटा फूड प्रोसेसिंग। क्या था बेटा हमारा, फूड प्रोसेसिंग। तो ये हमारा सबसे पहले आता है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा आता है बेटा बिल्डिंग से रिलेटेड आता है, तीसरा आता पोट्री थी बेटा, जो हमारी पोट्री भी क्या थी, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर के बेटा ये स्मॉल इनोवेशन स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड थे। और उसके बाद क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स आ गया बेटा, या फर्नीचर मेकिंग आ गई बेटा, या टैनिंग आ गई बेटा, जूतों से रिलेटेड आ गई। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा हमारे। तो ये एक बात दोबारा रिवाइज कर लीजिए बेटा, तो ऑर्डिनरी और जो स्मॉल इनोवेशंस जो होते बेटा वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ थे किसका, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर का। सच एज क्या क्या है हमारे वो, फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, पोट्री हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, या टैनिंग आ गया। तो दीज आर द सम सेक्टर्स थे हमारे जो किससे रिलेटेड थे बेटा हमारे इंडस्ट्रियल चेंज में। तो हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन
वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ। वर द क्या थे बेटा, वो बेसिस ऑफ द ग्रोथ थे इन द नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स में, सच एज जैसे फूड प्रोसेसिंग है या बिल्डिंग है या हमारा पोट्री है, या पोट्री के अलावा हमारा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स है, फर्नीचर मेकिंग है, या हमारा क्या है बेटा, टैनिंग है। तो ये हमारे सारे के सारे उसके अंडर आते थे। अब आगे चलते हैं, देखिए फोर्थ। अब फोर्थ बात आती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखो बेटा, जब भी आप चीजों को पढ़ते हो तो मेरा हर टाइम एक ही बात रहती है कि मैं आपको हर एक वर्ड के बारे में इतना डिटेल से बताऊं कि आप उसके बीच में कोई भी ये बात ना रहे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। अब देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज होना। अब आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी में चेंज कैसे होगा, भाई मशीनों में चेंज आना, मशीनों का आगमन हो जाना। अब मशीनें आ जाएंगे, सारे काम आप जो लेबर इंटेंसिव जो चीजें हैं सारी की सारी आप उस किसके साथ शिफ्ट कर देंगे बेटा, मशीन के साथ शिफ्ट कर देंगे। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाएंगे। तो एक तो होता है ट्रेडिशनल बेटा, जो आपने स्टार्टिंग की थी उस ट्रेडिशनल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब उस ट्रेडिशनल कामों को जब मशीनें शिफ्ट कर देती हैं तो उनको टेक्नोलॉजिकल चेंजेज बोला जाता है। ये अकर्ड स्लोली। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए तो सही, टेक्नोलॉजिकल चेंज को कोई मना नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं थे। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टीम पावर्ड कॉटन है, ये आपका मशीनों से रिलेटेड जो ग्रोथ है बेटा वो बिल्कुल नहीं हुई, नहीं वो स्टैगनेंट नहीं थी, बल्कि वो हुई थी, लेकिन वो स्लोली हुई थी, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्शन था बेटा टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के साथ साथ बेटा फैक्ट्री के आउटसाइड भी प्रोडक्शन हो रहा था, और फैक्ट्री के जो आउटसाइड प्रोडक्शन हो रहा था वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज से रिलेटेड नहीं था, उनमें फिर भी ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा था, उनमें भी ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल हो रहा था। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ बट स्लोली हुआ। दे डिड नॉट सेपरेट ड्रामेटिकली क्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। देखो लैंडस्केप की बात आए तो उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया की आप बात कर रहे हो बेटा। दे डिड नॉट सेपरेट ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। सेपरेट ड्रामेटिकली का मतलब होता है बेटा बहुत जल्दी से फैला नहीं, उसको फैलने में समय लगा और वो आराम आराम से फैला। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव। अब देखो कारण आते हैं, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बोलोगे टेक्नोलॉजिकल चेंज स्लो था, फैक्ट्री के आउटसाइड भी प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रेडिशनल मेथड का अभी भी यूज हो रहा था। तो इसका रीजन पूछ लिया तो रीजन में बताया जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव। वो क्या थी बेटा, एक्सपेंसिव थी। एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। तो उसको यूज करने में सावधानी यूज की जाती थी, कि हम देखो सावधानी तो सब यूज करते हैं ना। अब कोई पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहोगे सबसे पहले तो देखा जाएगा ना, भाई पैसा मैं इन्वेस्ट कर भी दूं और शायद मेरे को नुकसान हो जाए। तो उस नुकसान को ना देखते हुए तो चीजों के महंगे होने के कारण, एक्सपेंसिव होने के कारण, इस सावधानी बरतने के कारण बेटा एकदम से बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, एकदम से डिसीजन नहीं लिए जाते थे। उसके लिए क्या लिया जाता था बेटा, सावधानी बरती जाती थी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी बेटा, एक्सपेंसिव थी। अब सब ये सोचते थे कि हम पैसे इन्वेस्ट भी कर दें और उसके बाद हमारा कोई प्रॉफिट हो या ना भी हो तो ये भी हमारी मेन दिक्कत हो सकती है। तो ये भी क्या थी बेटा, मेन दिक्कत थी। एंड इंडस्ट्रियल वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या थे बेटा, वो क्या थे बेटा, कॉशियस थे इसके बारे में। और इसके बारे में हम बता सकते हैं कि हम उनको यूज करने से पहले, मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको यूज करने से पहले कई बार सोचते थे। तो ये हमारी चीज हो सकती है बेटा कि उसके करने से पहले क्या करते थे, कई बार सोचते थे। तो आगे चलते हैं। द मशीन ऑफ्टन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। एक तो देखो सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजी ही एक्सपेंसिव होगी। अब दूसरे जो मर्चेंट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटा वो कॉशियस हैं उसको यूज करने में। मशीन ऑफ्टन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली, वो ब्रोक डाउन भी हो सकती थी और उसकी रिपेयर भी क्या था बेटा, कॉस्टली था। तो ये भी मेन रीजन था कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो ओकट स्लोली हुए, कि उसको यूज करने में क्या है बेटा, पहले सोचा जाता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स। बेटा इतने इफेक्टिव नहीं थे। एंड मैन्युफैक्चर्ड क्लेम्स, जितना इनको क्लेम किया गया था इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। हाँ देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ था, कुछ ना कुछ जादू ही हुआ था, कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितना हमने सोचा था बेटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दे आर नॉट एज इफेक्टिव, जितना उन तरीकों को सोचा गया था। आप देखो आगे।
कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। अब देखो स्टीम इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो इसके बारे में जब भी स्टीम इंजन लिखा आता है ना, तो ये बातें तो आपको ध्यान में होनी ही चाहिए बेटा। ये तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 1700 में न्यू कोमेन ने बेटा, किसने, न्यू कोमेन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, स्टीम इंजन को डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद इस इंजन को इम्प्रूव्ड किया गया, इसमें चेंजेस आते गए, और इसको जैसे जिस प्रकार की इंडस्ट्री थी, जिस प्रकार से यूज करना था, उस प्रकार के हिसाब से इसको मॉडिफाइड किया गया। लेकिन कभी भी अगर डिस्कवरी की बात आएगी, तो डिस्कवरी कब हुई थी बेटा, इसकी 1700 में हुई थी, जो कि डिस्कवरी किसने की थी बेटा, न्यू कोमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब आगे देखिए, अब अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें, चलो देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकोमन। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस देखो जेम्स वाट का नाम आता है बेटा उसको इम्प्रूव करने में, कि जेम्स वाट ने इस इंजन को क्या किया था, इम्प्रूव किया था बेटा भाई जो। लेकिन इसको प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, न्यू कोमैन के द्वारा उसको क्या किया गया था, उसको क्या किया गया था, उसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको इम्प्रूव किया गया था। एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1789 में, तो उसको पेटेंट कर लिया। पेटेंटेड का मतलब उसको बोलते हैं बेटा, पेटेंट करने का मतलब उसके नाम हो गया, उसको बोलते हैं बेटा पेटेंट हासिल कर देना। तो उसका क्या बेटा, पेटेंटेड किया न्यू इंजन को 1781 में। तो कभी भी अगर डिस्कवरी की बात आएगी तो कब आएगी, 1700 में। लेकिन उसके बाद जेम्स वार्ड ने इसको इम्प्रूव कब किया था इंजन को, जब किया था बेटा 1781 में। न्यू इंजन के पेटेंट भी ले लिए, तो उसमें अपना नाम भी दर्ज करवा दिया था, 1781 में किया गया था। तो एक स्टीम इंजन का केस था। जेम्स वॉट्स इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। हम जेम्स वॉट इंडस्ट्रियल के एक नए फ्रेंड थे बेटा, जिनका नाम था मैथ्यू बोल्टन। याद रखना बेटा, नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जेम्स कोमैन भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स वॉट भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी जेम्स कोमैन नहीं बेटा, न्यू कोमैन, न्यू कोमैन भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स वॉट भी इंपॉर्टेंट है, और मैथ्यू बोल्टन इंपॉर्टेंट है। जेम्स वाट के इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे बेटा मैथ्यू बोल्टन ने मैन्युफैक्चर्ड किया न्यू मॉडल को, न्यू मॉडल को क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर। बट 4 ईयर ही कुड नॉट फाइंड नो बायर्स, लेकिन इसके बहुत सालों तक क्या नहीं मिले बेटा, बायर्स नहीं मिले। तो अब देखो इसके सब चीजों के आपको ना ऐसे इसमें रीजन पता होने चाहिए बेटा। एक्सपेंसिव थे, रिजल्ट्स के बारे में लोगों को चिंता थी। अब ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना बेटा, 4 ईयर्स तक उसके कोई भी बायर्स ना मिले। तो इसके क्या थे बेटा, कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है बेटा, वो टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन उसको स्टार्टिंग करने से पहले सब इसके बारे में सावधानी जरूर बरतते थे, इसको जरूर सोचते थे कि इसको स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए। अब कोई नहीं थे। बट एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, अब देखो इन कुछ डेटा आपको बताते हैं बेटा, उन डेटा के अनुसार सीखिए आप किस तरीके से। अब बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी आ रही है, अब देखो ध्यान रखना कब की बात है। देखो आविष्कार कब हुआ था, 1781 में नया जो आया था, नया स्टीम इंजन आ चुका था आपका। तो नए स्टीम इंजन के आ जाने के बाद, अब अगर मैं बात करूं एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड बेटा। कि अगर बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, नो मोर देन ओनली 321 स्टीम इंजन्स थे बेटा, जो ऑल ओवर इंग्लैंड, पूरे इतने बड़े इंग्लैंड में काम कर रहे थे। दैट इज 321 स्टीम इंजन्स थे बेटा। अब 321 में आप देखेंगे तो 321 में 80 तो थे बेटा कहाँ पे, कॉटन की इंडस्ट्रीज में थे। अब देखो कितनी बड़ी मार्केट है बेटा, ओनली 80 कितने थे, 80 थे बेटा जो काम कर रहे थे कॉटन इंडस्ट्रीज में। 9 थे बेटा वूल की इंडस्ट्रीज में। द रेस्ट इज माइनिंग में, बाकी कहाँ पे काम कर रहे थे बेटा, माइनिंग में काम कर रहे थे बेटा, और कैनल के वर्क्स में काम कर रहे थे। तो हमारे जो 321 इंजन की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे जो 80 थे वो कहाँ पे थे बेटा, कॉटन की इंडस्ट्री में। 9 कहाँ पे थे बेटा, वूल की इंडस्ट्री में। रेस्ट कहाँ पे थे बेटा, माइनिंग में या कैनल के वर्क्स में। वो सारे के सारे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद, और बाकी कैनल वर्क्स या आयरन वर्क्स की बात हो रही है, तो स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री टिल मच लेटर इन द सेंचुरी बेटा। तो स्टीम इंजन्स का आविष्कार नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर द सेंचुरी। लेटर द सेंचुरी की बात भी करें तो लेटर द सेंचुरी में भी स्टीम इंजन का दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं किया गया है बेटा, क्योंकि इसको की टेक्नोलॉजिकल चेंज में कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला तो बिल्कुल था। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्टीम इंजन का आविष्कार होकर सारे काम हो गए थे बेटा। तो ये क्या था,
मोस्ट पावरफुल और न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनिफोल्ड। देखो लेबर मैनिफोल्ड क्या होता है, तो लेबर के जो मैनुअल काम होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। जैसे हम कोई मान ली मशीन होती है वो तो स्पेशलाइजेशन होता है, अभी मशीन इसके ये काम कर सकती है। तो जो मोस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है जिसने एनहेंस किया प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर मैनिफोल्ड की, वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बेटा। उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा स्लो था। आविष्कार तो हो गया लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं थे। उसको अभी उसको आविष्कार को आप इतने जल्दी उसको क्या नहीं कर नहीं सकते थे बेटा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इसको फैलने में, इस आविष्कार को फैलने में, इस पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या लगा बेटा, थोड़ा सा टाइम लगा। Historians now come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborers बेटा। तो historians जो थे बेटा come to increasingly recognize that द टिपिकल वर्कर, जो जो टिपिकल वर्कर थे मिड 19th सेंचुरी। देखो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कब ये जरूर ध्यान होना चाहिए आपको। आविष्कार कब हुआ इंजन का, कब की बात है इंजन उसका उस टाइम पे आविष्कार किया गया था, उसका यूज कब हुआ, उसका यूज कब हुआ था, उसको मॉडिफाइड कब किया गया था, और कब की बात हुई जब सर ने हमें बताया 321 के आसपास इंजन आपके थे और 321 इंजन में इस तरीके से थे, ऐसे थे बेटा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो stories now have to come to increasingly recognize that typical worker in the mid 19th century was not a machine operator। वो मशीन ऑपरेटर नहीं होता था बेटा, बल्कि एक ट्रेडिशनल बेटा क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं। क्राफ्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो चीजों को क्राफ्ट करते हैं, चीजों को बनाते हैं, शिल्पकार होते हैं बेटा, उनको हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। एंड लेबरर थे बेटा, और कौन थे बेटा, वो लेबरर थे। तो ये था आपका सेकंड पार्ट बेटा, जो आपका मैंने ये था आपका, यहाँ पे आपका खत्म होता है पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज का टॉपिक, यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, बिल्कुल 5 मिनट्स के आसपास या 4 मिनट के आसपास लगेंगे। बस इसमें ध्यान रखना है बेटा, हमने इसका एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ पे हमने कैसे पढ़ा था इसके बारे में, तो वो एक बार जरूर कर लेना बेटा। देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था, ये हमने देख लिया था बेटा। लेकिन बहुत सारा प्रोडक्शन क्या था बेटा, फैक्ट्री के आउटसाइड हो रहा था। फैक्ट्री के आउटसाइड हो रहा था इसका मतलब ट्रेडिशनल हो रहा था। थर्ड, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो था बेटा, स्टीम पावर्ड कॉटन के नहीं लेकिन स्टीम पावर्ड कॉटन में भी क्या हुआ था बेटा, चेंजेस आए थे बेटा। तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ हमारे नॉन मैकेनाइज सेक्टर थे बेटा, उनमें भी क्या हुआ था बेटा, ग्रोथ हुई थी। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, या बिल्डिंग है, या फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग के बाद पोट्री है, या पोट्री के बाद क्या प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ये सारे के सारे इनमें भी क्या हुए बेटा, आविष्कार हुए। फोर्थ एक बात और थी, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ बेटा, वो स्लोवली हुआ। स्लोवली क्यों हुआ बेटा, उस स्लोवली होने के कारण क्या था बेटा, उसका कारण था बेटा नई टेक्नोलॉजी हमारी क्या थी, एक्सपेंसिव थी, मर्चेंट इसको यूज करने में भी कॉशियस थे, मशीन अगर ब्रोक डाउन हो जाती तो रिपेयर उनका कॉस्टली था, और ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे इन्वेंटर के जो मैन्युफैक्चर इनको क्लेम करते थे बेटा। अब स्टीम इंजन के बेटा हमने इसके आविष्कार के बारे में पढ़ा, न्यूकोमेन ने दिया। फिर 1781 में जेम्स वाट ने कुछ इंप्रूवमेंट्स इसमें की, और उसके बाद मैथ्यू बोल्टन का नाम भी आया बेटा, जिन्होंने नए मॉडल को मैन्युफैक्चर किया, लेकिन उनके पावर नहीं थे। 321 में अगर हम बात करते हैं बेटा स्टीम इंजन के बारे में बात की जाए बेटा, 321 में क्या आया था बेटा, स्टीम इंजन आए। उनमें से स्टीम इंजन के बारे में हमने पढ़ा बेटा, कौन सा कहाँ पे वर्किंग कंडीशन में था। और कॉटन इंडस्ट्री में अगर हम बात करें बेटा, तो 19th सेंचुरी की बात है बिगिनिंग की, ओनली 80 स्टीम इंजन थे बेटा जो वहां पे क्या थे बेटा, कार्य कर रहे थे। ओनली 80 स्टीम इंजन थे बेटा। उसके बाद हमने सारी चीजें पढ़ी, तो उसके बाद सेंचुरी में भी हमने देखा बेटा, लेबर को स्लो एक्सेप्टेड, इसको स्लोली किया जा रहा था। अब जो मशीन, जो हम अगर किसी एक रैंडमली किसी वर्कर को उठाते तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन मिलता था, ना कि वो कौन मिलता था, वो आपको मशीन का कोई मशीन चलाने वाला मिलेगा। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा सेकंड चरण में किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमने किया बेटा। ये था आपका बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इससे अगले वाली जो वीडियो होगी बेटा, इससे अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में, हम बातें करेंगे सारी की सारी। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता है रिवाइज होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव ए नाइस डे।